नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम कक्षा 12 में सदिश पढ़ रहे हैं और ये है प्रश्नावली 10.4। इसमें पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है दर्शाइए कि, आपको प्रूफ करना है। तो इसमें लिखा हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस दे रखा है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, और इसका जो आंसर आना चाहिए वो है 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आंसर आना चाहिए इसका। तो हम इसका सिंपल है क्वेश्चन ये एकदम। इसका LHS पार्ट लेते हैं। LHS लेने पर LHS लेंगे। LHS लेने पर तो इसमें लिखा हुआ है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ध्यान से देखो, पहले ए का ए के साथ क्रॉस होगा। पहले ए का ए के साथ क्रॉस होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा ए क्रॉस ए। फिर ए का इस बी के साथ होगा तो बीच में प्लस है और ए क्रॉस बी आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है, ये देखिए ए है तो यहाँ आएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर b का b के साथ होगा तो ये आएगा माइनस बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा हुआ है a क्रॉस ए, इसका मतलब दोनों वेक्टर समान है, एक ही वेक्टर है, तो इनके बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 0। और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट में साइन होता है, कोस नहीं होता है, तो साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर 2 वेक्टर समान है और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। दूसरी बात ये कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये बराबर होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। इसका मतलब ये हुआ कि इनको अगर इनका आप जगह बदलते हो तो माइनस आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसका मान कितना हो गया? 0 प्लस ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर, और इसकी जगह देखिए, यहाँ देखो माइनस बी क्रॉस ए की जगह मैं क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी, तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और जैसे ये ए क्रॉस ए 0 हुआ है, वैसे बी क्रॉस बी भी कितना होगा? 0। तो ये बाकी तो 0 हो गया, और ये कितनी बार आएगा? अब 2 बार, तो ये 2 बार आएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये क्या आ गया? RHS आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर अब होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। लिख रखा है लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात कीजिए यदि। इसमें आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं। इसमें लिखा हुआ है 2 i कैप प्लस 6 j कैप और प्लस 27 k कैप, और इसके साथ में दूसरा जो सदिश है, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है। फिर लिखा हुआ है i कैप प्लस लैम्डा j कैप और म्यू k कैप। ठीक है, और फिर लिखा हुआ है बराबर 0। तो 2 सदिशों का आपको करना क्या है? सदिश गुणनफल करना है, और वो कितना दिया हुआ है? 0 वेक्टर होता है, सामने वेक्टर होगा भाई, क्योंकि स्केलर पर नहीं होता है, क्योंकि 2 सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश ही होता है। तो यहाँ आप लोग एक काम करते हैं, ये 2 सदिश दिए हुए हैं, इनका मैं करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी जगह आप लोगों को पता है ये सारणिक से होता है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किससे होता है? सारणिक से। यहाँ मैं लिखूंगा i कैप, यहाँ लिखेंगे j कैप और यहाँ लिखेंगे k कैप। तो इसमें कितना है? 2, 6 और 27, और इसमें है 1 लैम्डा और म्यू, और इसका जो मान है वो कितना है? 0 वेक्टर चल ही रहा है। ध्यान से देखना, यहाँ मैं लिखूंगा i कैप। इसका अगर हम प्रसार करते हैं तो यहाँ 6 को म्यू से गुणा करेंगे तो 6 म्यू आएगा, माइनस लैम्डा को 27 से करेंगे तो 27 लैम्डा, माइनस j कैप। अब म्यू को 2 से करेंगे तो 2 म्यू आएगा,
और फिर 1 को मैं 27 से करूँगा तो केवल 27 आएगा माइनस का। यहाँ प्लस के केप है तो मैं के केप लिखूँगा। इसके बाद में देखिए अगर यहाँ से मैं लिखता हूँ तो 2 को लेमडा से गुणा करना पड़ेगा तो 2 लेमडा, और -6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6, और सामने कितना है 0 वेक्टर है। ध्यान से देखो, अब यहाँ 0 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 वेक्टर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 0 i केप प्लस 0 j केप और प्लस 0 k केप। अब ये दोनों वेक्टर बराबर है और इनकी अगर हम तुलना करते हैं, क्या करेंगे, तुलना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ जो ये x अक्ष का जो घटक है वो इस x अक्ष के घटक के बराबर होगा, तो इसी प्रकार y के बराबर होगा और z के बराबर। यहाँ से मैं लिखूँगा तुलना करने पर ये 6 म्यू माइनस 27 लेमडा, इसके सामने कितना है, ये देखो 0 है। इसी प्रकार ध्यान से देखो, इसमें माइनस को आप अंदर भेज दो, ये जो माइनस है इसको अंदर भेजेंगे तो ये 2 म्यू माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 27, ठीक है, ये कितना है 0। और इसी प्रकार अगर 2 लेमडा माइनस 6, 2 लेमडा माइनस 6, ये भी कितना होगा 0। तो यहाँ से लेमडा का मान तो आ ही रहा है, 6 को आप इस तरफ भेज दो तो ये जाएगा 2 भाग में, 2 से ये 6 कट गया 3 बार, तो यहाँ से जो लेमडा का मान है वो कितना आ गया 3। अब म्यू का मान निकालना है तो इसे मान लो समीकरण नंबर 1, या इसे मान लो, किसे मान लो भले, तो मैं लिखूँगा लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो ये देखिए 6 म्यू माइनस 27, लेमडा का मान कितना है 3 और बराबर कितना है 0, इसमें रखा है मैंने। 6 म्यू को मैंने यहाँ रखा, 27 गुणा 3 को इस तरफ भेज दो तो 27 गुणा 3 माइनस का है तो वहाँ जाकर हो गया प्लस का। ध्यान से देखो, ये 3 से 6 कटता है 2 बार, तो म्यू बराबर आएगा 27/2। तो हमें यही पूछा है, एक तो लेमडा का मान पूछा है और एक आपसे म्यू का मान पूछा है, बस आ गया आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आपको एक सदिश गुणनफल करना था और फिर इनमें कंपैरिजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन संख्या है 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक्चुअल तो मैं आपको बताऊं ये वेक्टर है ही सिंपल, वेक्टर जो प्रश्नावली है वो एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। इसमें लिख रखा है a डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये दे रखा है आपको 0। और फिर दूसरी जो चीज़ दे रखी है आपको, दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है वो है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और सामने लिखा हुआ है 0 वेक्टर। देखिए एक चीज़ फ़र्क समझो आप, इसमें देखो 0 पे वेक्टर नहीं लगाया और इसमें 0 पे वेक्टर लगाया। क्यों लगाया ये देखिए, क्योंकि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उसमें अदिश संख्या प्राप्त होती है, केवल परिमाण आता है। और जब हम बात करते हैं सदिश गुणनफल की, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट की, तो उसमें हमेशा पता होना चाहिए सदिश आता है, तब इस 0 पे वेक्टर लगाए। अब बाद में ये पूछ रहा है कि क्या, आगे इसने पूछा है कि सदिश ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमें ये बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये अब आया है। आपको ये बताना है कि यहाँ ए और बी के मान किस प्रकार के हो सकते हैं। तो ध्यान से देखना, मैं फर्स्ट इसे हल करता हूँ। तो एक बार यहाँ लिख लेते हैं दोबारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा और बराबर 0 है। अब मुझे ये बताओ, इन तीनों का गुणनफल 0 आ रहा है, इन तीन संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है 0। तो यहाँ से अगर ये मोड ऑफ ए, इसका मान अगर 0 होता है, ध्यान से देखना, अगर मैं लिखूँगा अगर मोड ऑफ ए अगर 0 होता है तो भी ये 0 आएगा। अगर मोड ऑफ बी वेक्टर अगर ये 0 होता है तो भी ये 0 आ जाएगा। और इसी प्रकार अगर मैं ये बोलूँ कि अगर यहाँ कोस थीटा का मान 0 आए, कोस थीटा का मान कितना आए 0, तो भी ये 0 होगा। यहाँ 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं में से कोई भी एक संख्या अगर 0 हो जाती है तो इसका आंसर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये संख्या भी 0 हो सकती है, अगर ये 0 नहीं होगी तो ये संख्या 0 हो सकती है, अगर ये नहीं होगी तो फिर ये होगी। इन तीनों में से कोई एक होगी, या तीनों भी हो सकती है या कोई दो भी हो सकती है।
अब यहाँ से हमें थीटा का मान निकाल सकते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोस π/2 का मान कितना होता है, 0, है ना, 0। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा, π/2। तो सिंपल बात ये समझ आई आप लोगों को इतने से कि यहाँ ए वेक्टर है ना वो 0 हो सकता है, बी वेक्टर 0 हो सकता है, और थीटा का मान कितना हो सकता है, π/2। इसके अलावा बात करते हैं दूसरे की, तो इसकी बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और सामने लिखा हुआ है 0 वेक्टर। मुझे बताओ इन दोनों का वेक्टर 0 आ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, ये होता है। और इसके सामने कितना लिखा हुआ है, 0 वेक्टर। एक बात समझाओ, सिंपल से ये है कि इन तीनों का या इन चारों का गुणनफल, ये तो हमेशा इकाई सदिश होता है। ये क्या होता है, चलो इसका परिमाण निकालते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा का कोई परिमाण निकालने की ज़रूरत नहीं है, एन कैप का परिमाण निकालते हैं, और बराबर कितना है, 0। तो 0 वेक्टर मैंने अब हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि सभी का क्या आ गया, परिमाण। तो परिमाण के सामने कभी भी सदिश नहीं आएगा, फिर उसका परिमाण ही आएगा। तो 0 का परिमाण कितना होता है, 0। यहाँ ए वेक्टर का मान 0 अगर होता है तो मुझे ये बताओ, अगर यहाँ मैं 0 लिखूंगा तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बी वेक्टर का मान 0 लिखता हूँ तो भी ये 0 हो जाएगा। देखिए जो यहाँ लिखा है एन कैप, ये 0 कभी नहीं होगा। एन कैप का परिमाण 0 नहीं हो सकता, क्योंकि एन कैप इकाई सदिश होता है कि कौन सी दिशा में, ए और बी जिस तल में है उस के लंबवत दिशा में ये एन इकाई सदिश होता है, तो इसका परिमाण कभी भी 0 नहीं होगा। तो फिर साइन थीटा का मान तो 0 हो ही सकता है। और साइन 0 कब आएगा, यह हमें पता है। साइन थीटा का मान कब 0 होता है, साइन 0 डिग्री पर ही होता है ना। तो एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, अर्थात मैं लिख देता हूँ, इसका मतलब है ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर, तभी तो 90 डिग्री होगा। सिंपल। यहाँ 0 डिग्री भी आ सकता है। और एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि साइन 180 का मान भी 0 ही होता है। साइन 180 का मान भी 0 होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री है तो भी हम बोलते हैं कि वो सदिश समांतर है। भाई एक सदिश ये है और दूसरा भी इसके ऊपर ही है, तो वो समांतर ही बोलते हैं हम इसे। दोनों का दिशा और परिमाण दोनों समान है। अगर एक सदिश इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है, तो ये सदिश परिमाण तो इनके बराबर हो सकते हैं, लेकिन ये सदिश दिशा अलग अलग है, लेकिन इनको समांतर ही बोलते हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में ए वेक्टर समांतर है बी वेक्टर। तो इसने यही बोला है हमसे कि अगर आपको ये दो कंडीशन दी हुई है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का मान 0 हो सकता है, बी वेक्टर का मान 0 हो सकता है, या फिर दोनों वेक्टर क्या हो सकता है, लंबवत, तब ये 0 आता है। इसी प्रकार अगर हम सदिश के सदिश गुणनफल की बात करें तो उसमें ए का मान 0 हो सकता है, बी का मान 0 हो सकता है, या फिर वो दोनों सदिश क्या हो सकते हैं, समांतर। जब सदिश समांतर होते हैं और उनका सदिश गुणनफल करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 वेक्टर। ठीक है, तो बस सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर होगा ये 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और लिखा हुआ ये है कि मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्रमशः है। आपको 3 वेक्टर दिए हुए, मैं लिख देता हूँ। सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है सिंपल ये। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया हुआ है। तो ए वेक्टर दिया हुआ है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। इसी प्रकार B1 i कैप, B2 j कैप और B3 k कैप। और फिर लिखा है C1 i कैप प्लस C2 j कैप और प्लस C3 k कैप। इस प्रकार आपको 3 सदिश दिए हुए हैं और आपको प्रूव करना है कुछ। तो एक इक्वेशन दे रखी है।
दिया हुआ है ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये बराबर आना चाहिए ए क्रॉस बी और प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर के, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ये बराबर आना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और प्लस एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर आना चाहिए। इस इक्वेशन में देखिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। एक तो पहले हम बी और सी को जोड़ेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस सी निकालना पड़ेगा, फिर इनको जोड़ेंगे। यहाँ पहले जोड़ेंगे और बाद में इनका हम सदिश गुणनफल करेंगे। तो जिस प्रकार यहाँ ज़रूरत है उसी प्रकार हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बी और सी को जोड़ते हैं। बी वेक्टर और सी वेक्टर को अगर मैं जोड़ता हूँ तो ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ना है तो इनके संगत घटक जोड़ेंगे। कैसे? ये B1 C1 के साथ जुड़ेगा, B1 C1 के साथ जुड़ गया, दोनों के साथ गुणा में कौन है? I के। इसी प्रकार B2 प्लस C2 जुड़ गया, लेकिन इनके गुणा में कौन है? J के। और इसी प्रकार B3 प्लस C3 जुड़ गया और गुणा में आएगा K के। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है A वेक्टर और क्रॉस B प्लस C। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने का तरीका आपको पता है किससे होता है? सारणिक से होता है, I, J और K। यहाँ पहले A वेक्टर है तो यहाँ A वेक्टर के घटक लिखने हैं, वो है A1, A2 और A3। यहाँ B प्लस C वेक्टर है तो यहाँ आपको इसके घटक लिखने पड़ेंगे, तो वो घटक होंगे B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। अब इसका हम करेंगे प्रसार। तो सबसे पहले कौन आता है? आई कैप। अगर मैं इस पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार करता हूं तो आई कैप आएगा। अब इस लाइन को, इस लाइन का मतलब यह, इस स्तंभ को और इस पंक्ति को हम अगर छुपा लेते हैं तो फिर इनका गुणा होगा और इनका गुणा होगा और घटाना है। तो यहाँ मैं इसका गुणा यहाँ करूँगा तो ये आएगा A2 B3 और प्लस A2 और C3। ये समझ रहे हो ना आप लोग? यहाँ A2 का इसमें गुणा होगा और फिर हमें घटाना है। A3 का इसके साथ गुणा होगा तो ये आएगा A3 B2 माइनस A3 C2। ये हो गया एक। इसके बाद में माइनस J कैप लिखेंगे। फिर J कैप में इसको अगर हम छुपाते हैं और इस पंक्ति को छुपाते हैं तो ये A1 यहाँ गुणा होगा तो आएगा A1 B3 और A1 C3। फिर माइनस, अब ये A3 है ना, ये यहाँ गुणा होगा तो A3 B1 आएगा और प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि जो फॉर्मूले में माइनस होता है ना वो सभी को मिलेगा। तो इसमें पद कितने हैं? 2 पद है तो दोनों को मिलेगा, तो यहाँ माइनस आएगा। यहाँ A3 यहाँ गुणा हो रहा है तो A3 B1 से गुणा हो गया तो अब A3 C1 से गुणा होगा, A3 C1 से गुणा होगा। इसके बाद में मैं K कैप लिखूँगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छुपा लेते हैं हम, इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हम छुपाते हैं तो यहाँ A1 का गुणा होगा इसमें। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A1। अब ये A1 B2 और C2 के साथ गुणा हो रहा है, B2 और A1 C2, बीच में क्या आएगा? माइनस। इसी प्रकार ये A2 अब B1 C1 के साथ गुणा होगा तो A2 B1 माइनस A2 C1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका? A क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का आंसर आ गया ये। अब हमें जो दूसरी साइड है वो निकालना पड़ेगा। तो दूसरी साइड निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दूसरी साइड में ज़रूरत कौन सी चीज़ों की है। तो वो ज़रूरत है A क्रॉस B की, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की ज़रूरत है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। तरीका है I कैप, J कैप और K कैप, बस वही तरीका है, हमें सारणिक से करना पड़ेगा। यहाँ पहले मैं लिखूँगा A1 A2 और A3 और यहाँ आएगा B1 B2 और B3। अगर इसका मैं प्रसार करता हूँ तो ये आएगा I कैप इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J कैप। यहाँ जो आएगा वो होगा, ध्यान से देखो, A1 B3 माइनस A3 B1
B1 और प्लस के पाएगा और इसमें फिर आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, ये हो गया आपका A क्रॉस B। अब मुझे निकालना है एक वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, तो बस वही सेम तरीका I J K इस प्रकार लिखेंगे सारणिक में। पहले A वेक्टर है तो A वेक्टर हमारे पास उसके घटक हैं A1 A2 और A3, और यहाँ मैं लिखूँगा C1 C2 और C3 सॉरी। इसका प्रसार करेंगे तो I कैप A2 C3 माइनस A3 C2 फिर माइनस J कैप। अब ध्यान से देखो, अब ये A1 C3 से होगा A1 C3 और माइनस A3 C2 नहीं होगा सॉरी C1 होगा, C1 है ये, प्लस के पाएगा, प्रसार तो सिंपल आता ही है। फिर A1 C2 से होगा A1 C2 और माइनस A2 C1। अब ये हमारे पास आ गया A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर आ गया। अगर अब हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर और प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर को जोड़ते हैं, ध्यान देना इस चीज़ का, तो मुझे ये बताओ कि ये देखिए यहाँ ध्यान से देख लेना A2 C3 है और इसमें A2 B3 है, तो ये आप इसमें देखो A2 B3 और A2 C3 जो इन दोनों को जोड़ने से आएगा वो इसमें पहले से ही है। इसी प्रकार आप इन J कैप और J कैप वालों को अगर जोड़ते हो, इन घटकों को जोड़ते हो तो बस यही आएगा फिर सेम। और इसी प्रकार अगर आप K और K कैप के जो घटक है साथ में जो दिए हुए उनको अगर जोड़ोगे तो ये वाला आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। अगर मैं यहाँ I कैप के साथ जो घटक दिया हुआ है, यहाँ I कैप के साथ जो घटक दिया हुआ है, इन घटकों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ने से यही आएगा। एक बार देखो आप लोग, इसमें A2 B3 है तो ये रहा A2 B3, फिर इसमें A2 C3 है तो ये रहा A2 C3। अब ये दोनों माइनस के हैं तो इसमें भी माइनस का और इसमें भी माइनस का, तो ये आ जाएंगे इसमें, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो सिंपल बात, अगर इनको जोड़ने से ये आ रहा है तो हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं। तो इसमें है I कैप है, सबसे पहले मैंने I कैप लिखा, फिर है A2 B3 और प्लस A2 C3, फिर माइनस है A3 B2 और माइनस A3 C2, फिर माइनस J कैप है और उसके साथ मैं लिखूंगा ये A1 B3 और प्लस A1 C3, फिर माइनस है A3 B1 और माइनस A3 C1। इसी प्रकार आगे जगह नहीं है, थोड़ी सी मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस के कैप लिखूंगा मैं, और इसमें आएगा A1 B2 और प्लस A1 C2, फिर माइनस A2 B1 और माइनस A2 C1। तो सिंपल बात ये हुई कि ये जो अभी आपने लिखा है वो है क्या, वो है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस C वेक्टर के बराबर ही आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं A क्रॉस B वेक्टर और प्लस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो जो आपको प्रूव करना था वो ये है, तो इनका जो आंसर आया है वो इसके बराबर ही है। तो अब हम इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, और बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आप लोग देखते रहिए RNTA स्कूल सरदार सर, और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ज़्यादा ज़रूरी होता है सब्सक्राइब करना। आपको पता है कि ये प्लेटफॉर्म नया है और हम अच्छे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि हमारा ग्रोथ हो और हम आपके लिए और अच्छा कर सकें। धन्यवाद।